वो सुबह किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ ही उसके जीवन का उजाला बुझ चुका था। एक ऑपरेशन टेबल पर पड़ा शरीर, जिसकी आंखें खुली थीं, लेकिन भीतर कोई हरकत नहीं थी। न भाव, न उम्मीद और न ही जीवन का कोई उद्देश्य। वो थी सिया, एक युवा नर्स, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल में बिताया था। लेकिन आज वही अस्पताल उसे उसकी सबसे बड़ी सजा देने वाला था, जब एक मेडिकल गलती ने उसकी रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन फंक्शनिंग वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया, यानी उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आत्मा और दिमाग को मृत घोषित कर दिया गया। उसे वार्ड नंबर 7 के कोने में एक बेड पर लिटा दिया गया, और जैसे ही उसकी नजरों से उसके अपने सहकर्मी, सीनियर डॉक्टर और यहां तक कि उसके माता पिता की उम्मीदें भी ओझल हो गईं, वो अस्पताल जो उसके लिए कभी मंदिर था, अब एक जेल बन गया था। हर बीपिंग मशीन एक कटाक्ष थी, हर इंजेक्शन एक याद दिलाता था कि उसे जीने की इजाजत मिली है, पर जिंदगी नहीं मिली। लेकिन सिया की आंखें हर दिन कुछ ढूंढती थीं, एक आवाज, एक स्पर्श, जो उसे साबित कर सके कि वो अभी भी जिंदा है। महीनों बीत गए। डॉक्टरों ने फाइल बंद कर दी। स्टाफ ने उसकी देखभाल में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, और यहां तक कि वार्ड बॉय उसकी बेजुबानी का फायदा उठाकर उसे इंसान नहीं, बेजान समझने लगे। कई बार उसकी आंखों से बहते आंसू भी किसी को नहीं दिखे, क्योंकि एक जिंदा लाश के आंसू कौन देखता है। लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। वो रोज भीतर से लड़ती रही, अपनी बंद मांसपेशियों को झकझोरने की कोशिश करती रही। हर रात वो अपने भीतर के भगवान को पुकारती, बस एक मौका दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगी। और फिर एक रात, जब अस्पताल की बिजली चली गई और सारी नजरें बाहर लगी थीं, उस अंधेरे में पहली बार उसके पैरों की उंगलियां हल्की सी हिली। शायद वो चमत्कार था, या उसके भीतर की जिद। लेकिन उस रात से कुछ बदलने लगा। अगले कुछ हफ्तों में उसकी उंगलियां भी हरकत करने लगीं, और जब एक जूनियर नर्स ने उसकी आंखों में आंसू और हल्का झपकना देखा, उसने फौरन सीनियर को बुलाया। डॉक्टरों ने फिर से टेस्ट किए, एमआरआई, ईजी, सब कुछ। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़की, जिसे उन्होंने लाश समझकर छोड़ दिया था, उसकी न्यूरल एक्टिविटी फिर से शुरू हो रही है। लेकिन अस्पताल की इज्जत, गलती और लापरवाही छुपाने की आदत अब उसे फिर से डेड फाइल बनाकर केस बंद करना चाहती थी। सिया अब संघर्ष कर रही थी, सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से जिसने उसे मारा था। लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वो नर्स नहीं, एक लड़ाकू है, और इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। एक नई जिंदगी के लिए, एक नई पहचान के लिए। अस्पताल की दीवारें अब उसकी चीखों की गवाह थीं, लेकिन जल्द ही वो इन दीवारों की मालकिन बनने वाली थी। अभी तो ये शुरुआत थी उस सफर की, जहां एक जिंदा लाश अपनी रूह वापस ले रही थी। और वो दिन दूर नहीं, जब यही अस्पताल उसे सलाम करेगा। वो पल जब सिया की उंगलियां हिली थीं, अस्पताल के सिस्टम के लिए वो सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच था, लेकिन सिया के लिए वो था पुनर्जन्म। एक उम्मीद की हल्की सी लौ जिसने पूरे अंधेरे को झकझोर दिया था। मगर जैसे जैसे उसके शरीर में हरकतें लौटने लगीं, अस्पताल प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ने लगी, क्योंकि उनकी पुरानी फाइलों में साफ लिखा था कि सिया केस, इरिवर्सिबल कोमा, ब्रेन डेड कैटेगरी, ट्रांसफर टू हॉस्पिस रिकमेंडेड। और अब अगर वो लड़की जिंदा निकली, तो इसका मतलब था लाखों का मुआवजा, करियर खत्म, और एक मेडिकल प्रतिष्ठान की इज्जत का जनाजा। इसलिए सीनियर डॉक्टर रजत ने छुपा दिया एमआरआई की रिपोर्ट, और नर्सों को सख्त हिदायत दे दी गई कि कोई भी बाहर खबर न करे। मगर एक जूनियर ट्रेनी नर्स, नीरा, जिसने सिया को ट्रेनिंग के वक्त आदर्श माना था, अब उसकी आंखों में हलचल देखकर खुद को रोक नहीं पाई, और एक रात अपने मोबाइल में चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उस वीडियो में सिया की आंखें झपकती थीं, उंगलियां हरकत कर रही थीं, और हार्ट रेट मशीन स्थिर नहीं थी। उसने वीडियो को सबसे पहले भेजा एक मेडिकल वकील मित्र को, और फिर शुरुआत हुई एक अदृश्य युद्ध की, जिसमें न तलवारें थीं, न गोलियां, सिर्फ फाइलें, झूठ, दबाव और सिस्टम की चालें। सिया को अब रिहैब की जगह वापस पुराने कोने में शिफ्ट कर दिया गया,
न दवा दी जा रही थी, न फिजियोथेरेपी। हर दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब वो लाश नहीं थी, अब वो लोहा बन चुकी थी जो आग में तप रही थी। उसने अपनी पलकें झपकाकर शब्दों को सिखाना शुरू किया। ए के लिए एक झपक, बी के लिए दो, और नीरा ने एक लेटर बोर्ड बनाकर सिया से बातें करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिया ने अस्पताल में अपने साथ हुई लापरवाही के हर पल को एक एक कर बयान करना शुरू किया, और नीरा ने वो सब नोट करके दस्तावेज बना दिए। उधर अस्पताल की लीगल टीम को खबर मिल चुकी थी कि कोई अंदरूनी लीक हो रहा है, इसलिए सीवीसी फुटेज डिलीट किए गए, नीरा को सस्पेंड करने की धमकी दी गई, और सिया की रिपोर्ट को फिर से नॉन रेस्पॉन्सिव वेजिटेटिव बताकर केस फाइनल करने की कोशिश की गई। लेकिन नीरा हार मानने वालों में नहीं थी। उसने सारे दस्तावेज, वीडियो, बयान सब एक पत्रकार मित्र को सौंप दिए, जिसने एक बड़े न्यूज पोर्टल पर रिपोर्ट छाप दी। सीबीआई नर्स को अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरने दिया गया। अब संकेत हैं कि वह जागरूक हो रहा है। देश भर में हड़कंप मच गया। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा #जस्टिस फॉर सिया, और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अस्पताल को नोटिस भेजा। अब हॉस्पिटल के चेहरों पर मुस्कानें गायब हो गईं। सीनियर डॉक्टर्स के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं, और जिस आईसीयू में कभी सिया को अकेला छोड़ दिया गया था, वहां अब हर दिन कैमरे लगने लगे, पत्रकारों की लाइन लगने लगी। मगर इस पूरे तूफान में सिया का चेहरा शांत था, क्योंकि उसे पता था कि असली युद्ध अभी बाकी है। असली इम्तिहान अब भी शुरू हुआ है। अब उसे सिर्फ सिस्टम से नहीं, समाज की धारणा से लड़ना था। एक जिंदा लाश क्या कर सकती है? अब उसे जवाब देना था। एक नई पहचान गढ़नी थी, जहां वो सिर्फ मरीज नहीं, प्रेरणा बन सके। वो जानती थी, अब अगर वो फिर से चलेगी तो अपने पैरों पर नहीं, अपनी जिद पर चलेगी, और जिस अस्पताल ने उसे मृत समझा, उसे अब जवाब देना होगा उसके जिंदा होने की कीमत। और यह इम्तिहान सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि हर उस आवाज के लिए था जिसे कभी दबा दिया गया था। जिस दिन हाई कोर्ट का नोटिस अस्पताल में पहुंचा, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो था एक सिसकती हुई आत्मा की जीत का पहला सबूत। और अस्पताल की सफेद दीवारों में दरारें पड़ने लगी थीं। मगर असली भूकंप तब आया जब सीबीआई ने अपनी जांच टीम भेज दी। डॉक्टर रजत, जो वर्षों से सम्मानित चिकित्सा परिषदों के अध्यक्ष रहे थे, अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह डर की लकीरें गहराने लगीं। सीबीआई टीम ने जब पुराने एमआरआई स्कैन की कंपैरिजन रिपोर्ट निकाली और पाया कि सिया में ब्रेन एक्टिविटी थी, मगर फिर भी उसे वेजिटेटिव घोषित किया गया था, तो उसी पल साफ हो गया कि यह महज लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। सिया अब चुप नहीं थी। उसके शब्द अब आंखों से, उंगलियों से, और अब धीरे धीरे आवाज से निकलने लगे थे। और नीरा के बनाए लेटर बोर्ड की जगह अब एक स्पीच सिंथेसाइजर आ चुका था, जिससे सिया बोलने लगी थी। पहली बार उसने सीबीआई अधिकारी से जो शब्द बोले, वो थे, मैं जिंदा थी, लेकिन मुझे मारने की साजिश थी। इन 7 शब्दों ने एक राष्ट्र को हिला दिया। न्यूज चैनलों पर बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर हर जगह उसकी तस्वीरें, जिंदा लाश, हैशटैग, और उसे न्याय दिलाने की मांगें उठने लगीं। अब अस्पताल के बाहर जनता का सैलाब था, और अस्पताल का बोर्ड तक बदला जा रहा था, क्योंकि सरकार ने उस संस्था की मान्यता रद्द कर दी थी। मगर इसी बीच एक बड़ी खबर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य न्याय आयोग में सलाहकार नियुक्त करने की सिफारिश की। और जब राष्ट्रपति ने खुद सिया को आमंत्रित किया सम्मान समारोह में, तो सबकी आंखें भर आईं। वो लड़की जो कभी मृत मान ली गई थी, अब मंच पर खड़ी थी, व्हील चेयर पर, मगर उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो किसी भी खड़े इंसान में नहीं होती। वहां से लौटकर सिया ने एक और फैसला लिया। वो उसी अस्पताल में लौटेगी, लेकिन इस बार मरीज बनकर नहीं, निदेशक बनकर। और सरकार ने जब उसे उस अस्पताल का ट्रस्ट हेड बनाया, तो पुरानी व्यवस्थाओं को पलटने का अधिकार उसके हाथ में आ गया। पहले ही दिन उसने नीरा को अपना चीफ एडमिन नियुक्त किया, और दूसरे दिन
उस आईसीयू की दीवार तोड़ दी जिसमें उसे वर्षों कैद करके रखा गया था। अब उस जगह एक ओपन हीलिंग रूम बना, जहां उन मरीजों को रखा जाता था जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। और उन्हीं के बीच बैठकर सिया हर सुबह ध्यान करती थी। वो हर दिन अपने जैसे सैकड़ों मरीजों से मिलती, उन्हें सुनती, उनकी फाइलें पढ़ती और एक नई प्रणाली लागू की, जिसमें हर कोमा पेशेंट की जांच एक थर्ड पार्टी मेडिकल पैनल करता था। मीडिया ने उस जगह को नया नाम दिया, द हॉस्पिटल ऑफ होप, और सिया को कहा गया द मिरेकल डायरेक्टर। मगर वो जानती थी, ये चमत्कार नहीं था। ये तो सिर्फ एक हिम्मत की सच्चाई थी जो वक्त से लड़ती रही, और हर उस औरत, हर उस मरीज, हर उस इंसान की तरफ से लड़ी, जो कभी चुप था, कभी मरा हुआ समझा गया था। अब वो चुप नहीं थे। अब उनकी एक आवाज थी, और उस आवाज का नाम था सिया।